आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूव करने की टिप्स नहीं दूंगी और ना ही मैं आपको ग्रामर सिखाऊंगी, क्योंकि हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ग्रामर हो ही ना। हो सकता है आप एक ऐसी गलती कर रहे हो जो लगभग हर इंग्लिश लर्नर करता है। और सबसे शॉकिंग बात, हमें स्कूल में भी वही गलती सिखाई जाती है। और अगर आप वीडियो के एंड तक रहे तो शायद आपको समझ आ जाएगा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी आप फ्लुएंट इंग्लिश क्यों नहीं बोल पा रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिया। मैं पिछले कुछ समय से इंग्लिश लर्नर को ऑब्जर्व कर रही हूँ और मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है। कुछ लोगों की ग्रामर बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो वो अटक जाते हैं। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी ग्रामर परफेक्ट नहीं होती, वोकैबुलरी भी एवरेज होती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल लेते हैं। तो सवाल ये है कि डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस ग्रामर का है? क्या डिफरेंस वोकैबुलरी का है? क्या डिफरेंस कॉन्फिडेंस का है? नहीं, डिफरेंस है उनके सोचने के तरीके में। मान लो एक पर्सन इंग्लिश बोलते वक्त इंग्लिश में सोचता है और दूसरा पर्सन इंग्लिश बोलते वक्त पहले हिंदी में सोचता है और फिर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करता है। अब मैं आपसे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, तो क्या आपका ब्रेन डायरेक्ट इंग्लिश में आंसर बनाता है या फिर सबसे पहले हिंदी में आंसर आता है? कल मैं मार्केट गया था, ओके, और फिर आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हो, यस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट। अगर आपके साथ सेकंड वाला होता है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां बहुत सारे लर्नर्स अननोइंगली गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में वो इंग्लिश नहीं बोल रहे होते, वो ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं। और ट्रांसलेशन और कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो चलिए सबसे पहले रियलिटी नंबर 1 समझते हैं। सबसे पहले रियलिटी ये है कि आपको इंग्लिश बोलने की प्रॉब्लम है ही नहीं। मुझे पता है ये बात सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि जब हम इंग्लिश बोलते वक्त अटकते हैं हम तुरंत सोच लेते हैं कि प्रॉब्लम इंग्लिश की है। हमें लगता है ग्रामर वीक है, वोकैबुलरी कम है, कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन कई बार इंग्लिश प्रॉब्लम होती ही नहीं है। रियल प्रॉब्लम होती है कि हम इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह नहीं देखते, हम उसे एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं। और जब तक इंग्लिश आपके लिए एक सब्जेक्ट रहेंगी, स्पीकिंग नेचुरल नहीं हो पाएंगी। जरा अपने मदर टंग के बारे में सोचिए। क्या आप बोलने से पहले ग्रामर के रूल्स याद करते हो? क्या आप टेंस के बारे में सोचते हो? क्या आप सेंटेंस स्ट्रक्चर एनालाइज करते हो? नहीं, आप बस बोल देते हो, क्योंकि लैंग्वेज का पर्पस कम्युनिकेशन होता है, परफेक्शन नहीं। लेकिन इंग्लिश के साथ हम उल्टा कर देते हैं। हम बोलने से पहले ग्रामर चेक करते हैं, सेंटेंस चेक करते हैं, वर्ड्स चेक करते हैं एंड देन फिर बोलने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से स्पीकिंग नेचुरल फील नहीं होती है। और यहाँ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। अगर कल से ग्रामर नाम की कोई चीज दुनिया में हो ही ना, तो क्या आप अपनी मदर टंग बोलना भूल जाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लैंग्वेज ग्रामर से नहीं, यूसेज से आती है। और यही बात इंग्लिश पर भी अप्लाई होती है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश को एक एग्जाम सब्जेक्ट समझोगे, उतना ज्यादा प्रेशर फील करोगे। और जितना ज्यादा आप इंग्लिश को एक कम्युनिकेशन टूल समझोगे, उतना ज्यादा नेचुरली बोल पाओगे। यही पहली रियलिटी है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, आपका इंग्लिश को देखने का अप्रोच है। और जब तक ये अप्रोच चेंज नहीं होगा, फ्लुएंसी मुश्किल लगेगी। अब सवाल ये है कि हम इंग्लिश को सब्जेक्ट की तरह देखना कब शुरू कर देते हैं। इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है और इसी से जुड़ी है हमारी रियलिटी नंबर 2। रियलिटी नंबर 2 ये है कि हमें बचपन से ही इंग्लिश बोलना नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेट करना सिखाया गया है। और शायद ये बात सुनकर आपको थोड़ा शॉकिंग लगे, लेकिन जरा अपने स्कूल के दिन याद कीजिए। इंग्लिश कैसे सिखाई गई थी? एप्पल मीन्स सेब, वाटर मीन्स पानी, बुक मीन्स किताब, चेयर मीन्स कुर्सी। हर वर्ड के साथ एक हिंदी मीनिंग, हर सेंटेंसेस के साथ एक हिंदी ट्रांसलेशन। और धीरे धीरे हमारे ब्रेन को इस चीज की आदत हो गई। आज भी जब हम कोई इंग्लिश वर्ड सुनते हैं तो कई बार हम उसको डायरेक्ट समझने की जगह पहले हिंदी में कन्वर्ट करते हैं और फिर मीनिंग समझते हैं।
अब आप सोचिए, अगर हर वर्ड के साथ ये एक्स्ट्रा स्टेप चलेगा तो स्पीकिंग नेचुरली फास्ट कैसे होगी। इसी वजह से बहुत सारे लर्नर्स को लगता है कि उनकी प्रोसेसिंग स्लो है, लेकिन रियलिटी में उनकी प्रोसेसिंग स्लो नहीं, उनका प्रोसेस लंबा है, और जितना लंबा प्रोसेस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ, जब आप मैंगो वर्ड सुनते हो तो क्या आप पहले आम सोचते हो या डायरेक्ट मैंगो की इमेज आती है? ज्यादा प्रैक्टिस होने के बाद डायरेक्ट इमेज आती है, और इसी वजह से आप वर्ड को इंस्टेंटली समझ लेते हो। फ्लुएंट स्पीकर्स ज्यादा वर्ड के साथ एग्जैक्टली यही करते हैं, वो वर्ड को ट्रांसलेशन से नहीं, इमेज और सिचुएशन से कनेक्ट करते हैं। इसलिए उन्हें हर सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लर्नर्स इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश वीडियोस भी देखते हैं, इंग्लिश पॉडकास्ट भी सुनते हैं, और फिर भी बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सुनते वक्त वो इंग्लिश को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बोलते वक्त फिर से ट्रांसलेशन मोड में चले जाते हैं। और जब तक ट्रांसलेशन मोड एक्टिव रहेगा, फ्लुएंसी नेचुरल फील नहीं होंगी। इसलिए अगर आपको फ्लुएंट बनना है तो धीरे धीरे अपने ब्रेन को डायरेक्ट इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग की तरफ ट्रेन करना होगा। ट्रांसलेशन को कम्प्लीटली एक दिन में बंद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस पर डिपेंडेंसी कम करना पॉसिबल है। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करते हो, तब आप नोटिस करते हो कि इंग्लिश थोड़ी थोड़ी नेचुरल लगने लगती है। लेकिन यहाँ और एक प्रॉब्लम आती है, और ये प्रॉब्लम लगभग हर लर्नर फेस करता है। जब वो इंग्लिश बोलने की कोशिश करता है तो उसके माइंड में हेजिटेशन और ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, और इसी से जुड़ी है हमारी रियलिटी नंबर 3। रियलिटी नंबर 3 ये है कि ट्रांसलेशन आपकी स्पीकिंग को स्लो ही नहीं करती, बल्कि हेजिटेशन भी क्रिएट करती है। और शायद ये पॉइंट आपको सबसे ज्यादा रिलेट होगा। मान लीजिए आप किसी से इंग्लिश में बात कर रहे हो, सामने वाला आपसे पूछता है व्हाट डिड यू डू दिस वीकेंड। अब आपके पास आंसर है, आपको पता है कि आपने क्या क्या किया था, लेकिन फिर भी आप तुरंत जवाब नहीं देते, क्योंकि आपका ब्रेन आंसर ढूंढ नहीं रहा होता, आपका ब्रेन ट्रांसलेशन कर रहा होता है। सबसे पहले हिंदी में आंसर आता है, मैं अपने दोस्त के साथ बाहर गया था। फिर आप सोचते हो दोस्त के साथ बाहर गया था को इंग्लिश में कैसे बोलूं, आउट विथ फ्रेंड्स बोलूं या वेंट विथ फ्रेंड्स बोलूं, ग्रामर सही है क्या? और इसी प्रोसेस में 3-4 सेकंड निकल जाते हैं। अब सामने वालों को लगता है कि शायद आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन रियलिटी में आपको इंग्लिश आती होती है, आप बस ट्रांसलेशन में फंस गए होते हो। मुझे लगता है आपने भी ये एक्सपीरियंस किया होगा। कभी कभी जब आप अकेले होते हो ना, तब आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, मिरर के सामने बोल लेते हो, रूम में प्रैक्टिस भी कर लेते हो, लेकिन जैसे ही कोई रियल पर्सन के सामने बात करने की बात आती है, सब कुछ डिफिकल्ट लगने लगता है। और फिर घर आके अचानक वही सेंटेंस याद आ जाता है जो आपको बोलना चाहिए था। कभी हुआ है ऐसा? मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर लर्नर के साथ हुआ है। और उसका रीजन वोकैबुलरी की कमी नहीं होती, उसका रीजन होता है कि उस मोमेंट पर आपका ब्रेन ट्रांसलेशन और ग्रामर चेकिंग दोनों कर रहा होता है। और जब आपका ब्रेन एक साथ इतने काम करेगा तो हेजिटेशन तो आएंगी ही ना। इसलिए कई बार प्रॉब्लम इंग्लिश की नहीं होती, प्रॉब्लम स्पीड की होती है। आपका ब्रेन कम्युनिकेशन की स्पीड पर काम नहीं कर रहा होता, वो ट्रांसलेशन की स्पीड पर काम कर रहा होता है, और ट्रांसलेशन हमेशा कम्युनिकेशन से स्लो होती है। इसी वजह से फ्लुएंट स्पीकर और लर्नर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस वोकैबुलरी का नहीं, प्रोसेसिंग का होता है। अब बात करते हैं रियलिटी नंबर 4 की। अब मैं आपको ब्रेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहती हूँ। हमारा ब्रेन नेचुरली शॉर्टकट ढूंढता है। ब्रेन हमेशा उसी बात पर जाना पसंद करता है जिसे उसकी आदत होती है। इसलिए जो काम हम रोज करते हैं, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे साइकिल चलाना, जैसे मोबाइल अनलॉक करना, जैसे अपना नाम लिखना। आपको इन चीजों के बारे में सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रेन ने उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग पाथवे बना लिया होता है। इंग्लिश के साथ भी एग्जैक्टली ऐसा होता है। अगर आप सालों से हिंदी में सोचकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हो, तो ब्रेन ने उस प्रोसेस को अपना डिफॉल्ट रूट बना लिया होता है। मतलब क्वेश्चन आया, ब्रेन तुरंत हिंदी की तरफ जाएगा, फिर आंसर हिंदी में बनाएगा और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि उसे इसी रूट की आदत हो गई है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रेन को ये नहीं पता कि आप फ्लुएंट बनना चाहते हो। ब्रेन सिर्फ वही रिपीट करता है जो आप बार बार करते हो। अगर आप ट्रांसलेशन रिपीट करेंगे तो ट्रांसलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाएगा,
अगर आप डायरेक्ट इंग्लिश थिंकिंग प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन धीरे धीरे उस रूट को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट करेगा। इसलिए कई लर्नर्स बोलते हैं मैं सालों से इंग्लिश सीख रहा हूँ फिर भी ट्रांसलेट करता हूँ, और इसका रीजन इंटेलिजेंस नहीं, रीजन हैबिट है। ब्रेन वही करता है जिसकी ट्रेनिंग उसे मिली होती है। गुड न्यूज ये है कि ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, उसे नए हैबिट सिखाए जा सकते हैं। आप आज डायरेक्ट इंग्लिश में नहीं सोच पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी नहीं सोच पाओगे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका ब्रेन अभी पुराना रूट का यूज कर रहा है, और जब आप नए रूट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे ब्रेन उस रूट को अडॉप्ट कर लेता है। इसलिए ट्रांसलेशन की हैबिट को फोर्स से नहीं, प्रैक्टिस से बदला जाता है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश में एक्सप्रेस करोगे उतना ही आप ट्रांसलेशन पर डिपेंड रहोगे। इसलिए आज से एक स्मॉल चैलेंज लीजिए। रोज रात को सिर्फ 5 लाइन इंग्लिश में लिखिए, चाहे ग्रामर परफेक्ट हो या ना हो, चाहे सेंटेंस सिंपल हो, बस कंसिस्टेंसी रखिए, क्योंकि छोटी छोटी हैबिट से धीरे धीरे फ्लुएंट स्पीकिंग की फाउंडेशन बनाती है। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक चैलेंज देना चाहती हूँ, सिर्फ 24 आवर्स का चैलेंज। अगले 24 आवर्स में जब भी आपके माइंड में कोई भी छोटा सा थॉट आए तो एक बार चेक कीजिए क्या आप उसे हिंदी में सोच रहे हो या इंग्लिश में। बस ऑब्जर्व कीजिए, चेंज करने की कोशिश भी मत कीजिए, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि बहुत बार हम अपने हैबिट्स को नोटिस ही नहीं करते, और जिस हैबिट को हम नोटिस ही नहीं करते उसे चेंज भी नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इस चैलेंज के बाद आपको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश की प्रॉब्लम वोकैबुलरी से ज्यादा थिंकिंग पैटर्न की है। तो आज की वीडियो के बाद ग्रामर की और एक बुक मत खरीदिए, 50 नए वर्ड याद करने की कोशिश मत करिए, बस अपने थॉट्स ऑब्जर्व करिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी फ्लुएंसी की जर्नी एक नए वर्ड से नहीं, एक नए थॉट से स्टार्ट हो। तो आज से अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए और फिर देखिए कि आपकी इंग्लिश कैसे चेंज होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने ये 24 आवर चैलेंज ट्राई किया तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने क्या नोटिस किया। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और शायद आपके एक्सपीरियंसेस को फ्यूचर वीडियोस में भी डिस्कस करूंगी। अगर आप इंग्लिश को नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बोलना सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। Thank you so much for watching. Take care. Keep learning, keep practicing, and most importantly, stop translating and start thinking in English. See you in next video. Bye bye.